पीजीडीसीए की क्लास में नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्न ले रहे हैं नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट और प्रकार बताइए तथा ट्रांसमिशन मीडिया को स्पष्ट कीजिए। नेटवर्क से तात्पर्य देख लेते हैं पहले हम। नेटवर्क वह लिंक है जिसके द्वारा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को संसाधन और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब किसी कम्युनिकेशन माध्यम के अंतर्गत संसाधनों और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं तो उसे नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके यूजेस या लाभ क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो इसमें पहला है संसाधनों का बंटवारा। संसाधनों का बंटवारा इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे प्रिंटर का उपयोग करके हम विभिन्न क्लाइंट्स जो अपने प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती, वरन वे एक ही प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, सूचनाओं का बंटवारा। सूचनाओं का बंटवारा फाइल, रिकॉर्ड और डाटाबेस के रूप में किया जाता है। नंबर 3, व्यक्ति से व्यक्ति संचार। इसके लिए ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में इसका उदाहरण है जैसे ई कॉमर्स के द्वारा। नंबर 5, मनोरंजन में। नंबर 6, केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन, अर्थात सर्वर पे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद में हम अपने प्रश्न के दूसरे हिस्से, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अर्थात कम्युनिकेशन के विभिन्न घटक या तत्व या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 सेंडर, इसको हम सोर्स भी बोल सकते हैं या इसको हम प्रेषक भी बोल सकते हैं। नंबर 2 है मीडियम अर्थात माध्यम। और नंबर 3 है रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता। और इसके अलावा चौथा डेटा जो कि भेजा जा रहा है, जो सूचना के रूप में भेजा जा रहा है वो। और नंबर 5 प्रोटोकॉल अर्थात जिस नियम के तहत ये सारा आदान प्रदान करने का काम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये चित्र के माध्यम से ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये मीडियम है। तो इसके द्वारा, सेंडर के द्वारा कोई चीज़ किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाई जा रही है। जैसे टेलीफोन लाइन में एक जगह से डाटा भेजा जा रहा है, दूसरी जगह प्राप्त हो रहा है। और जो टेलीफोन लाइंस है इसमें विद्युत तरंगों के रूप में डाटा प्रवाहित हो रहा है। ऐसे ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी डाटा कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन एलिमेंट्स को हमने देखा। डेटा के अंतर्गत हम देखते हैं कि डेटा टेक्स्ट या नॉन टेक्स्ट दोनों रूप में हो सकता है। प्रोटोकॉल का जैसी हमने चर्चा करी कि ये वे नियम होते हैं जिनके तहत हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये हो गए हमारे कम्युनिकेशन के विभिन्न एलिमेंट्स। अब इसके बाद में हम आते हैं टाइप्स। कम्युनिकेशन के विभिन्न टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कम्युनिकेशन के विभिन्न टाइप्स, जैसे सड़क 1 वे या 2 वे होती है, उसी प्रकार कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और नंबर 3 है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में डाटा का प्रवाह एक ही ओर होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर या कंप्यूटर से प्रिंटर पर डाटा का प्रवाह। तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है पर एक समय में एक ही ओर होता है। जैसे
हार्ड डिस्क जब कोई चीज़ सेव की जा रही है उस समय वो रीड नहीं करेगी, और जब रीड कर रही है तो वो सेव नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये हाफ डुप्लेक्स हुआ। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, जैसे विशेष उद्देश्य की टेलीफोन लाइंस में और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हार्डवेयर संचार के लिए। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन के विभिन्न टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसके बाद में अब हम अगला जो हमारे प्रश्न का हिस्सा है, ट्रांसमिशन मीडिया को समझाइए। ट्रांसमिशन मीडिया अर्थात जिनका हम उपयोग करके जिन माध्यमों का उपयोग करके डाटा का संचार करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया के अंतर्गत ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर आते हैं। और वायरलेस मीडिया के अंतर्गत रिपीटर केंद्र माध्यम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये तरंगें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। ये काफ़ी प्रचलित माध्यम है ट्विस्टेड पेयर वायर। इसमें तार आपस में युग्म के रूप में लिपटे हुए रहते हैं। फिर नंबर 2 है कोएक्सियल केबल। जैसे इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर में हम उदाहरण के तौर पर टेलीफोन लाइंस को ले सकते हैं कि तार को। फिर इसके बाद में सेकंड है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में धात्विक नली के केंद्र में तांबे का तार होता है और जो आपस में कुचालक परत के द्वारा अलग अलग होता है। और इसके उदाहरण के रूप में हम जो टेलीविज़न की केबल होती है उसके लिए हम डिस्क केबल होती है, उसको हम ले सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये आजकल आधुनिक तकनीक जो प्रयोग में आ रही है वो है। इसमें कांच के पतले पतले तार या रेशे होते हैं जो जिनको कि प्रकाश पुंज में परिणत कर लिया जाता है और उस प्रकाश पुंज को लेज़र के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर तकनीक हो गई। फिर इसके बाद में आ जाएं अपन वायरलेस मीडिया पर। वायरलेस मीडिया में सबसे पहला है रिपीटर केंद्र माध्यम। रिपीटर केंद्र माध्यम में बड़े ऊंचे इमारतों, पहाड़ों या टावरों पर एंटीना लगा होता है, उनके द्वारा डाटा संप्रेषण का कार्य किया जाता है। फिर दूसरा है रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें जो 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की तरंगें होती हैं उनको हम रेडियो तरंगें बोलते हैं। फिर नंबर 3 है माइक्रोवेव्स। 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की तरंगों को इसमें शामिल किया जाता है। और नंबर 4 है इंफ्रारेड। इसमें 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 गीगाहर्ट्ज़ तक की तरंगों को शामिल किया जाता है। इस तरीके से ये वायरलेस मीडिया है, विदाउट वायर इसमें ये डाटा संप्रेषण का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना प्रश्न देखा, नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स और प्रकार, और इसके साथ में ट्रांसमिशन मीडिया। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है, इसके प्रकार और लाभ हानि बताइए। कंप्यूटर तथा उसके नेटवर्क की सहायता से व्यापार की जाने वाली एक पद्धति है। ई कॉमर्स जो है वो कंप्यूटर तथा उसके नेटवर्क की सहायता से व्यापार की जाने वाली एक पद्धति है जहां ग्राहक तथा दुकानदार दोनों अपने कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। तो ये ई कॉमर्स की डेफिनीशन है। ई कॉमर्स को हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि जब दोनों ग्राहक हो या दुकानदार हो, दोनों ही कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं इंटरनेट नेटवर्किंग के द्वारा,
और अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, ई कॉमर्स का कैसे कोई ग्राहक प्रयोग करता है। जैसे किसी ग्राहक ने नेट पर ये देखा कि ये हमको सामान खरीदना है, तो वो सामान के बारे में पहले जानकारी कलेक्ट करता है कि वो सामान कितने रुपए का है, उसकी क्या उसमें हमको छूट मिल सकती है, कब उस डिलीवरी कब हमको प्राप्त हो सकती है। तो ये उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करता है और अपने जो प्रश्न हैं तो वो दुकानदार को कंप्यूटर पर ही सेंड करता है नेटवर्किंग के माध्यम से, और दुकानदार उसको तुरंत उसकी बातों का उचित रिप्लाई देता है और वो उस रिप्लाई से संतुष्ट हो जाता है, तो वो उसको माल के लिए ऑर्डर करता है। माल का ऑर्डर करने पर करने के बाद में दुकानदार उसको सप्लाई करता है, और सप्लाई हो जाने पर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वो उसको उसके पेमेंट को का पूरा करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ई कॉमर्स में कई चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे ईडीआई, ईएफटी और ईबी। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और ईबी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ये इस तरीके से जो ई कॉमर्स है ये कई चीज़ों का मिश्रण होता है। अब हम ई कॉमर्स के प्रकार देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स के प्रकारों में B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक ये प्रकार है। दूसरा प्रकार है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, और तीसरा प्रकार है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब हम पहले प्रकार की बात करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार में हम ये उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे कोई एक दुकानदार या कोई कंपनी दूसरी कंपनी से कच्चा माल प्राप्त करती है, तो बिजनेस से ही बिजनेस में चीज़ आ रही जा रही है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस टाइप कहलाएगा ई कॉमर्स का। फिर इसके बाद में हम आते हैं C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जब कंज्यूमर के पास में बिजनेस के जरिए कोई चीज़ आ रही है तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा, और जब कोई उपभोक्ता अपनी चीज़ को उपभोक्ता को ही बेचता है, आदान प्रदान करता है, आ रहा है या जा रहा है, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का प्रकार कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 3 प्रकार देखे, B2B, C2B एंड C2C। इसके बाद में अब हम ई कॉमर्स के लाभ देख लेते हैं। ई कॉमर्स के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कम कीमत। इंटरनेट के माध्यम से हमें कम कीमत पर कोई भी सामान प्राप्त हो जाता है, या ई कॉमर्स के माध्यम से हम कोई भी सामान को कम कीमत पर प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी चीज़, हमको नया मार्केट मिलता है, अर्थात जो चीज़ें हैं वो सारी दुनिया की पहुंच में रहती हैं, और इस तरीके से एक नया प्लेटफार्म प्राप्त होता है, अर्थात नया मार्केट प्राप्त होता है। फिर नंबर 3 है डिलीवरी में कम समय, अर्थात कोई भी चीज़ प्रदान करने में कम समय लगता है इसके द्वारा, क्योंकि कंप्यूटर से तुरंत ऑर्डर हो जाता है और तुरंत उसकी सप्लाई भी हो जाती है। तो ये इस प्रकार कम समय लगता है। फिर नंबर 4, पैसा समय पर, डिलीवरी हो जाने पर पैसा भी समय पर प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में विज्ञापन की बचत, चूँकि इंटरनेट पर विज्ञापनों में कम खर्च लगता है और विज्ञापन सबकी पहुंच में भी होते हैं, तो इसके विज्ञापन का पूरा फ़ायदा प्राप्त होता है। तो विज्ञापन की बचत होती है, यहाँ पर कम खर्च भी होता है और सब उसको देख भी पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच होती है। नंबर 6, ज़्यादा स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे स्टॉक की आवश्यकता होती है वैसे वैसे माल प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद में प्रतिद्वंदी की सूचना आसानी से, जैसा कि आपको मालूम है कि बिज़नेस में प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर होना
होते ही हैं, तो हमें अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी की सूचना आसानी से नेट के माध्यम से हम, क्योंकि नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हर व्यक्ति को, हर दुकानदार को अपने उत्पाद की सूचना, अपने प्रोडक्ट की सूचना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नेट पर अवेलेबल कराना पड़ती है ताकि ग्राहक उसको देख सके। तो इस प्रकार से नेट पर प्रतिद्वंदी की सूचनाएं हमको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। फिर अगला है ग्राहकों को विकल्प अधिक। इसके माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहकों को विकल्प बहुत अधिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स देख सकता है, कौन सा प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से सही है उसको वो चूज़ कर सकता है। तो ग्राहकों को विकल्प अधिक होते। फिर इसके बाद में स्पर्धा ज़्यादा और क्वालिटी बेहतर। चूँकि ई कॉमर्स के द्वारा स्पर्धा ज़्यादा रहती है और इसमें जो दुकानदार है वो अपने क्वालिटी को और बेहतर करने का प्रयास करता है ताकि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इस तरीके से ये लाभ हो गए ई कॉमर्स के। अब इनकी हानि की हम बात कर लें। जैसा कि आपको मालूम है कि ई कॉमर्स का उपयोग करते समय क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत होता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते समय एक चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ती है कि क्रेडिट कार्ड की जो संख्या है वो सर्वर पर सेव हो जाती है और उस संख्या का दुरुपयोग करने की संभावना होती है। तो इस तरीके से ये इसकी हानि हुई। दूसरी चीज़, धोखे की संभावना। धोखे की संभावना इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ग्राहक का और दुकानदार का सीधा सीधा संपर्क नहीं होता है, तो दोनों तरफ से धोखे की आशंका हो सकती है। नंबर 3, मतभेद। अब यदि मतभेद हो जाए दुकानदार में और ग्राहक में तो उसका निपटारा कैसे किया जाए। और यदि मान लीजिए ग्राहक और दुकानदार दोनों अलग अलग देश के हैं तब तो ये समस्या और बढ़ जाती है कि किस देश का कानून उस पर लागू होगा। फिर इसके बाद में अगला है व्यापारी को खतरा। व्यापारी को खतरा इस प्रकार से रहता है कि क्रेडिट कार्ड संख्या जो डाली जा रही है वो सही भी है या नहीं। फिर दूसरा, क्रेडिट कार्ड की जो सीमा उसकी है उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। और नंबर 3, क्रेडिट कार्ड कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया।